डॉग विसल पड़ चुका है और डॉग विसल के पड़ते ही शिकारी कुत्तों का पूरा पूरा झुंड मणिपुर की तरफ मुड़ने वाला है। अगर आपका ध्यान इस डॉग विसल की तरफ नहीं गया तो याद दिला दें कि कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी ने यह बयान दे दिया है कि मणिपुर की घटनाओं पर वो बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, उदास हैं, निराश हैं। देश की अंतर आत्मा पर ये हिंसा एक गहरे घाव की तरह है। इतना सुनना था कि कांग्रेस समर्थक पीटी पत्रकारों का पूरा पूरा झुंड मणिपुर की ओर मुड़ गया और मणिपुर की ओर मुड़ते ही जो व्हाट्सएप से आने वाले फैक्ट्स थे, जो आधे अधूरे जानकारी के स्रोत थे, उनसे जानकारी उठाकर आपको परोसना शुरू कर दिया गया है। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस हिंसा का इतिहास क्या है, अगर कोई हिंसा का इतिहास है भी तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि जैसा कि एक इनामी पक्षकार, मतलब भूतपूर्व इनामी पक्षकार दिल्ली में अपने एसी कमरे में बैठकर आजकल यूट्यूब चलाते हुए बताते हैं, वैसा सच नहीं है। पिछले 8-9 सालों में ये हिंसा शुरू नहीं हुई है, बढ़ी नहीं है, इसका उल्टा हुआ है। कई वर्ष पहले की बात अगर हम लोग करें तो कई वर्ष पहले 1993 के दौर में 13 सितंबर की तारीख थी जब नागा आतंकवादियों ने या नागा उग्रवादियों ने, नागा अलगाववादियों ने हमला किया था और 115 कुकी लोगों को सिर्फ एक दिन में घेर कर मार डाला था। इसमें कई महिलाएं, कई बच्चे भी शामिल थे और ये घटना सबसे बड़े नरसंहारों में से एक मानी जाती है। मणिपुर के सबसे बड़े इस नरसंहार को जाओपी नरसंहार कहा जाता है। जाओपी नरसंहार आप आसानी से इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि 1991 से लेकर 1997 के बीच कुकी लोगों का कहना है कि कम से कम 1000 कुकी लोगों की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं की कोई सज़ा नहीं मिली, किसी को कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर वगैरह नहीं हुए। जो इस हत्याकांड के जिम्मेदार थे, इन सभी हत्याकांड, इन सभी नरसंहारों के जिम्मेदार थे, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। जबकि इनके लिए जो जिम्मेदार संगठन बताया जाता है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड का इसक मुइवाह ग्रुप, IM ग्रुप, ये NSCN IM गुट जो है वो इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और सिर्फ इस हत्याकांड के लिए नहीं, 1991 से लेकर 97 तक हुए कई हत्याकांडों के लिए ये गुट जिम्मेदार माना जाता है। फिलहाल ये इकलौता गुट नहीं है जो वहाँ कार्यरत है। और अगर आप मणिपुर की समस्या को सिर्फ नागा, कुकी और मैतेई समुदायों की आपसी झड़प का मुद्दा समझ रहे हैं तो ये भी पूरी तरह सच नहीं होगा। इसके लिए हमें नागालिम की मांग को भी एक नज़र देखना होगा। नागालिम की मांग क्या है? नागालिम एक अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं जहां पर नागा लोगों का वास हो और नागा तरीके से कानून चलें। अब नागा खुद में कोई एक समुदाय नहीं होता, करीब 19 जनजातियाँ होती थीं जिन्हें एक साथ ब्रिटिशर्स ने नागा बुलाना शुरू कर दिया था। तो हम लोग किसी एक जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं जब नागा की बात कर रहे होते हैं या कुकी की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जो समुदाय हैं ये कई दूसरे छोटे छोटे समुदायों को एक साथ मिलाकर बनते हैं। जो हिंसा होती है उसके जो शिकार लोग होते हैं उसमें से अक्सर कुकी समुदाय शिकार के रूप में अपने आप को दर्शाता रहा है। कुकी समुदाय हिंसा का शिकार होता रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। कुकी लोग जो हैं ये लोग म्यांमार की साइड से काफ़ी बड़ी संख्या में भारत में प्रवेश भी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा ही इतिहास हम लोग देखें, थोड़ा सा 1 साल 2 साल पीछे जा करके देखें तो मार्च 2021 में हम लोग पाते हैं कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने ये फैसला किया था कि अब म्यांमार की ओर से आने वाले लोगों को न तो आश्रय दिया जाएगा, न भोजन इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। लेकिन मार्च में ही सरकार ने ये फैसला अपना वापस ले लिया था और फिर से कुकी जो शरणार्थी आ रहे थे म्यांमार की ओर से, उन्हें आश्रय वगैरह मिलना शुरू हो गया था। इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने लायक जो एक और बात होती है वो ये होती है कि जैसा कि बताया जा रहा है, मतलब दिल्ली में कहीं एसी कमरे में बैठे हुए कोट वोट पहने हुए कोई पुराने ज़माने के पत्रकार और आजकल के यूट्यूबर जैसा कि बताते हैं, वैसा पूरी तरह से सच हो ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होता। वो जो आपको दिख रहा है वो अधिकांश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज
कैसे है, इसकी समझ अगर आपको बनानी है तो आप देख लीजिए कि अभी हाल में उन्होंने अपना एक वीडियो जो है वो डिलीट किया है। पुराना वीडियो डिलीट उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो बता रहे थे कि एक प्रतिबंधित दवा खरीदने के लिए अमेरिकी विदेश सचिव जो है वो चीन गए हैं। खबर झूठी थी, खबर बिल्कुल अफवाह थी, इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए उन्हें ये वीडियो डिलीट करना पड़ गया। हालांकि इंटरनेट पर आसानी से आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऐसे लोगों पर भरोसा करने के बदले बेहतर ये होगा कि हम लोग देखें कि इन घटनाओं के पीछे सच क्या है। इस बार जो हिंसा शुरू हुई है वो हिंसा मई 3 तारीख को भी शुरू नहीं हुई है, जैसा कि कांग्रेस की पूर्व प्रमुख के बयान में बताया गया था। उस तरह से ये हिंसा शुरू नहीं हुई, हिंसा उससे थोड़ा पहले शुरू हो गई थी। करीब 1 हफ्ता पहले ही एक जिम जिसका उद्घाटन मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किया था, उस जिम को आग लगा दी गई थी। अब पहली बार जो लोग मणिपुर को देख रहे हैं उन्हें ऐसी घटनाओं का पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा पहले से देख रहे हैं, जैसे कि मेरे पुराने वीडियो में अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे भाजपा का एक कार्यकर्ता जो है फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल का खिलाड़ी था, और धीरे धीरे बदल कर वो जब मुख्यमंत्री बना तो मणिपुर में उसने क्या विकास के काम किए और उन विकास के कार्यों की वजह से कैसे उसे दोबारा सत्ता मिली। अभी जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं वो पहला कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर रहे, वो अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं, और वो पुराने ज़माने में फुटबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे। उनका एक वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर कोई कह रहा होता है कि नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इनसे विकास का क्या लेना देना, विकास हुआ या नहीं, तो इस बात से सच्चाई को कितना लेना देना होता है। अगर वैज्ञानिक सोच के हिसाब से देखें तो हम लोगों को मोस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स को देखना पड़ेगा। मोस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स कहता है कि सबसे निचले स्तर पर सुरक्षा होती है। आपकी शारीरिक सुरक्षा होनी चाहिए, आपके पास सुखी तरीके से, सुरक्षित तरीके से जीवन यापन करने की व्यवस्था जो है वो मुहैया होनी चाहिए। आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए ताकि आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकें। उसके बाद ही बाकी चीज़ें आती हैं, उसके बाद ही विकास की बातें आती हैं, उसके बाद प्रेम आता है, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन यानी अपने निजी विचार जो है, अपनी सोच जो है उसके तरीके से जीवन यापन करने की बात आती है। ये सब कुछ सुरक्षा के बाद आता है। जैसे ही आप इस चीज़ को सोचना बंद कर देते हैं और विकास हुआ या नहीं ये पूछना शुरू करते हैं तो आप नतीजा एक बार फिर से देख सकते हैं। कश्मीर में आपने देखा होगा कि कश्मीरी पंडितों को विकास की सुविधा मुहैया नहीं थी, ऐसा नहीं था, विकास उनके पास था, लेकिन जैसे ही सबसे निचले स्तर की जो व्यवस्था होती है यानी कि सुरक्षा हट गई, उनका सारा विकास धरा का धरा रह गया, उन्हें पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा। जो आप मणिपुर में देख रहे हैं वहां भी ऐसा ही हो रहा है। उत्तर पूर्व के राज्यों में पिछले 7 वर्षों में ही विकास ने दस्तक देनी शुरू की थी, मगर सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो वहां पे पूरे नहीं हुए थे, या कहिए कि पूरे नहीं किए जा पा रहे थे। घुसपैठ की समस्या वहां लगातार है। पानी की वजह से जो सारा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी होता है वो भारत की तरफ आ जाता है, और इसकी वजह से चीन का ध्यान हमेशा उत्तर पूर्व के राज्यों पर रहता है। अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बताने पर तुला हुआ रहता है। इसके अलावा भी वहाँ पर इंसर्जेंसी जो होती है, जो अलगाववाद होता है, उसे वो भड़काने की कोशिश कर रहा होता है। और इसके अलावा CIA और तमाम ऐसे दूसरे संगठन जो कि इस तरह के अलगाव को भड़काते रहते हैं। बांग्लादेश की ओर से घुसपैठ जारी है, उसकी वजह से भी समस्या है। अगर हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो करीब करीब 45% आबादी जो है वो आपको मैतेई समुदाय की मिलेगी, और करीब करीब इतनी ही आबादी आपको दूसरे यानी नागा और कुकी की मिलाकर मिल जाएगी। और ये कोई 1-2 गुटों का आपसी झगड़ा नहीं है, ये कई गुटों का आपसी झगड़ा है। अगर आप चर्च के बयान भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ कैथोलिक चर्च वहाँ नहीं है, वहाँ पर कई चर्च हैं, कम से कम 13 अलग अलग चर्च हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अगर उत्तर पूर्व के राज्यों की हम लोग बात करें तो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जैसे जो संगठन होते हैं, ईसाइयों का जो एक ग्रुप होता है, एक संप्रदाय होता है, उसका सबसे बड़ा जो चर्च होता है पूरे एशिया का, वो
इसी उत्तर पूर्व के इलाके में बन रहा है। जैसे आपको कैथोलिक चर्च बड़े बड़े आजकल पंजाब में बनते हुए दिखते हैं, करीब करीब वैसे ही इस उत्तर पूर्व के पूरे इलाके में इस तरह के चर्च बनते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो जो 27 अप्रैल को इस वर्ष शुरू हुआ था या 26 अप्रैल को इस वर्ष शुरू हुआ था, वो हिंसा का दौर केवल इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अवैध चर्चों के निर्माण को रोका जाने लगा था और पहाड़ियों क्षेत्रों में, पहाड़ियों पर बने हुए ऐसे चर्च ध्वस्त किए जा रहे थे। ऐसे चर्च ध्वस्त किए जाने के पीछे एक बड़ी वजह अफीम का कारोबार भी है और इन चर्चेस के पीछे अफीम की खेती की जा रही थी, ये भी साफ साफ नजर आने लगा है। जो अभी वहाँ पर मैतेई समुदाय के लोग हैं वो खासे नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला है। ऐसा तब है जब कुकी, जो कि बाद में वहाँ पर आ रहे हैं, लगातार बाद में कहीं कहीं और से विस्थापित होकर शरणार्थियों की तरह मणिपुर में घुसे आ रहे हैं, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा हासिल है, मगर मैतेई लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा हासिल नहीं है। इसके खिलाफ जब वो लोग अदालतों में गए तो उच्च न्यायालय ने तो आदेश पास कर दिया, मगर इस आदेश को चुनौती दे दी गई। गांगमेई नाम के एक विधायक हैं जो कि हिल काउंसिल के प्रमुख भी हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट में। उनकी अकेले की अर्जी नहीं थी, कई और संगठनों की भी अर्जी थी साथ में। इन सारी अर्जियों पर विचार करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने यह फैसला दिया कि हिल काउंसिल को शामिल किए बगैर ये फैसला नहीं दिया जाता, या फिर जो SC ST के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के पुराने फैसले हैं उनका ध्यान इस फैसले में नहीं रखा गया। और इन बातों को कहते हुए जो उच्च न्यायालय का आदेश था, मणिपुर की उच्च न्यायालय का आदेश था, जिसमें उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि मैतेई लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति में डालने के लिए राज्य की सरकार जो है वो केंद्र सरकार से अनुशंसा करे। इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है इस आदेश पर। और इसके बाद हिंसा ठहरेगी या बढ़ेगी ये सोचना कोई खास मुश्किल नहीं है। तो जब हम लोग मणिपुर की बात करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, अलग नागालिम राज्य की मांग या अलग नागालिम देश की मांग जो है उसे सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। जो म्यांमार की ओर से कुकी घुसपैठी आ रहे हैं या शरणार्थी आ रहे हैं, उनके घुसपैठ की वजह से जो डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहे हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बांग्लादेश की भी ओर से घुसपैठी आ ही रहे होंगे, ये पूरे उत्तर पूर्व की समस्या है, इसको भी समस्या को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि मैतेई समुदाय जो कि मुख्यतः गौड़ीय वैष्णव समुदाय होता है, हिंदू समुदाय होता है, उससे कई बार ये संगठन अपेक्षा नहीं रख रहे थे कि वो प्रतिरोध पर उतर आएगा। वो चाह रहे थे या वो समझ रहे थे कि शांतिपूर्वक चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, जैसे कश्मीर से हिंदू पलायन कर गए वैसे ही मणिपुर से भी हिंदू पलायन कर जाएंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो ज़मीन खरीदने का हिसाब किताब है उसके लिए एक डिलिस्टिंग नाम का कानून काफ़ी पहले आना शुरू हुआ था इसलिए क्योंकि ये कानून कभी पास नहीं हो पाया। ये एक विधेयक था जो कार्तिक उरांव, जो कि झारखंड के एक सांसद थे, उन्होंने 300 सांसदों के हस्ताक्षर के जरिए इसे एक निजी विधेयक की तरह, प्राइवेट बिल की तरह पेश किया था, मगर ये कानून कभी नहीं बन पाया। 1960 के दशक से ये मांग चल रही है कि आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं, जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं, उन्हें जनजातीय क्षेत्र बनाया जाए और वहाँ पर अलग कानून लागू किए जाएं। तो जब हम लोग बात करते हैं UCC की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये सवाल एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों का क्या होगा। जनजातीय क्षेत्र जहाँ की कानून, नियम कायदे ज़मीन खरीदने से लेकर इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, शादी, हर मामले में अलग होते हैं, वहाँ पर क्या होगा। तो इन सारे मुद्दों को मिलाकर अगर आप नहीं सोच रहे तो गड़बड़ी होने की संभावना है, गलती होने की संभावना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कई पुराने दौर के इनामी पक्षकार जो हैं वो आपको बहकाने आ जाएंगे। बहकने से पहले इंटरनेट और गूगल सर्च का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पढ़कर देखिए, एक बार इतिहास में झांकिए।
मेरे कुछ लेखों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो मणिपुर के बारे में पढ़ने के लिए उन्हें भी देख सकते हैं। धन्यवाद।